अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सर से आगे रेपो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टेप 1 से लेके स्टेप 2 का स्टेप 00 से लेके स्टेप 2 तक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में स्टेप 3 से लेके स्टेप 4 तक कवर करेंगे। आ जाते हैं रेपो पे। स्टेप 3 पे हमारे पास मौजूद है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मॉड्यूल्स आपको आने चाहिए क्योंकि आगे जाके मॉड्यूल्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल्स को हम लोग आज डिटेल से कवर करेंगे। आ जाते हैं फाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर रीडमी की फाइल के अंदर दो लिंक्स मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे यहाँ पर कुछ थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी बेस कुछ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो, अब इसके अंदर ना वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी आगे मैनुअली जाके मैंने आपको बतानी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, मॉड्यूल्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो ये सारी थ्योरी लिखी है। तो मैं आपको जाके VS कोड पे समझाऊंगा मैनुअली कि हम लोग VS कोड मॉड्यूल्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। ऐसी क्या वजह मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करने की, मॉड्यूल्स हैं क्या, ठीक है। किस तरह मॉड्यूल्स वर्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मॉड्यूल्स के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। ES मॉड्यूल वॉज एडेड टू द जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन इन 2015। अब जो हमारे पास ES मॉड्यूल्स है ये कब ऐड हुए थे जावास्क्रिप्ट में, ये हुए थे 2015 के अंदर, ठीक है। एंड बाय 2020 हैड ब्रॉड सपोर्ट इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स एंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम्स। और 2020 में इसको सपोर्ट हासिल हो गई, कब, इसमें वेब ब्राउजर्स में और जावास्क्रिप्ट के रन टाइम में। अच्छा, अब हम देखेंगे। अब ये सारी थ्योरी है, ठीक है। इस थ्योरी में भी वही चीज़ लिखी है कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो इसको अभी मैनुअली हम लोग जाके कोड करके भी और VS कोड में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर मॉड्यूल्स हैं क्या और इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं, ऐसी क्या वजह है मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करने की, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉड्यूल्स होते क्या हैं। मॉड्यूल्स वैसे अगर हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखें ना, तो मॉड्यूल्स में हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर दो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमें पता है क्या होता है। अगर हम कोई चीज़ बाहर भिजवा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, हमारे पास एक्सपोर्ट हो रही है। अगर हम वही चीज़ कहीं से बाहर से मंगवा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, इम्पोर्ट हो रही है। तो बाहर से कोई चीज़ मंगवाना वो इम्पोर्ट में आता है, बाहर से कोई चीज़ मंगवाना वो किस में आता है, इम्पोर्ट में आता है। और बाहर कोई चीज़ भिजवाना वो किस में आता है, एक्सपोर्ट में आता है। अब ये तो बात होगी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की। अब ये चीज़ हमारे पास है कोडिंग के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या करता है, बाहर भिजवाना और बाहर से मंगवाना, ठीक है। अब कोड के रिलेटेड ये चीज़ क्या है, अब कोड के रिलेटेड हम इसको बोलेंगे कोड को एक फाइल से दूसरी फाइल में भिजवाना एक्सपोर्ट, और किसी एक फाइल में कोड को मंगवाना ये क्या हो गया, इम्पोर्ट। ये बिल्कुल जैसे हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, बिल्कुल ये उसी तरह टाइप स्क्रिप्ट में काम करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कीवर्ड। अब ये किस तरह काम करता है ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करने की वजह क्या है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ VS कोड में, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो फाइल्स बनाई है, एक मैंने बनाई है main.ts और एक मैंने बनाई है app.ts, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है, इस फाइल के ऊपर जो है हमारे पास app.ts। अब हमारे पास सिनेरियो क्या होता है मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स में क्या हो रहा होता है, मॉड्यूल्स में हम लोग एक फाइल का कोड दूसरी फाइल में भिजवा रहे होते हैं, पर क्यों, बहुत सारी फाइल्स होती है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे अमाउंट में कोड लिखा हुआ होता है। उसको फिर हम क्या करते हैं, एक फाइल में भिजवा देते हैं, यानी कि हर फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और फिर सारे कोड को क्या करते हैं, एक फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इसको हम करते क्यों है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। हमारा जो कोड होता है ना, हमारा हम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का कोड लिख रहे हैं। अच्छा, वो कोड क्या होगा, हमारे पास बहुत हाई अमाउंट में हो सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 6 फंक्शन बनाए एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 4 ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हो गया हमारे पास, 4 लूप्स बनाए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर 15 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। अब मेरे पास देखो ये सारे इतना सारा कोड हो गया, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, लूप्स और इसके बाद वेरिएबल्स। अब ये सीक्वेंस से तो बने नहीं होंगे, कोई ऑब्जेक्ट पहले बना होगा, कोई ऑब्जेक्ट बाद में, बीच में फंक्शंस होंगे, बीच में लूप्स होंगे, ठीक है। इसी तरह काम चल रहा होगा। अब आप देखो कितना सारा कोड है, इसको रीड करना कितना मुश्किल है, इसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है। अब इसके अंदर एरर के चांसेस भी हमारे पास आ जाते हैं। अब मॉड्यूल हमारे पास क्या करता है, मॉड्यूल हमें बोलता है आप क्या करो, आप कुछ फाइल्स का कोड ना, ठीक है, आप कुछ फाइल्स में थोड़ा थोड़ा करके कोड लिखो, ठीक है।
वो थोड़ा थोड़ा कोड आप बाद में क्या करो, एक ही फाइल में इंपोर्ट कर लो, सही है। तो सारे कोड को आप एक ही फाइल में इंपोर्ट कर लो। अब क्या होगा, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 6 फंक्शंस थे, 4 लूप्स थे, तो अब क्या हो सकता है, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं ये 4 फंक्शन, जो 6 फंक्शंस है, ये मैं अलग फाइल में बना सकता हूँ। यानी कि 6 फंक्शन ही अलग फाइल बना सकता हूँ, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ फंक्शन डॉट टी एच। अब मुझे पता है मेरे प्रोजेक्ट के सारे फंक्शंस कहाँ मौजूद हैं, इस फाइल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट की मैं अलग फाइल बना सकता हूँ। मुझे पता है मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, उसके 4 ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो इस फाइल के अंदर मौजूद है। अब ऑब्जेक्ट्स अलग हो गए, फंक्शंस अलग हो गए, ठीक है। अब मुझे पता है फंक्शंस मुझे देखने हैं तो मुझे इस फाइल में जाना है, ऑब्जेक्ट्स देखने हैं मुझे इस फाइल में जाना है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के चंक्स में कोड को हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कुछ चंक्स में ना अलग अलग कोड को हम लिख लेते हैं, बाद में उसको गैदर करके एक साथ मिला देते हैं। अब ये किस तरह लिखते हैं, ठीक है, किस तरह एक फाइल से एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया था, हमने पढ़ा था, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में 2015 में मॉड्यूल्स ऐड हुए थे, लेकिन 2020 में इसको क्या थी, बहुत सपोर्ट हासिल हो गई। अब 2015 में जब ये ऐड हुए थे ना, तो अब इसको हम कहते थे कॉमन जेएस, ठीक है, कॉमन जेएस मॉड्यूल। अब कॉमन जेएस मॉड्यूल क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की ना क्लियर कर दूं, आपके पास टी एस कॉन्फ़िग की फाइल होना लाजमी है, ठीक है। पैकेज जेसॉन की फाइल भी आप होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉमन जेएस मॉड्यूल पे काम कर रहे हो ना, जब मैं आप बता रहा हूँ आपको 2015 के मॉड्यूल, ठीक है, 2015 के मॉड्यूल में मैंने पैकेज जेसॉन में कोई चीज़ ऐड नहीं की, मैंने टी एस कॉन्फ़िग की फाइल में किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। टारगेट 2016 ही है, ठीक है। मॉड्यूल हमारे पास क्या है, कॉमन जेएस है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 2015 में जो मॉड्यूल्स थे वो किस तरह काम करते थे। ऐसी क्या वजह हुई थी कि एक इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स आए थे और बहुत सारी चेंजेस हुई थी मॉड्यूल्स के अंदर। हम क्यों टारगेट चेंज करते हैं, तो ये चीज़ मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कॉमन जेएस मॉड्यूल होता क्या है, कॉमन जेएस मॉड्यूल होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा एक कोड, मैं वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र का, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया, यूज़र का एक वेरिएबल है, मैं इसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ क्या, अपना नाम। फर्ज करो मेरे ऐसे 10 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ठीक है। पहले मैं आपको एक्सपोर्ट करना सिखाता हूँ, एक्सपोर्ट होता है किस तरह। फर्ज करो ऐसे मेरे 10 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इन 10 वेरिएबल्स को मैंने एक फाइल में, किसी फाइल में भिजवाना है, यानी कि यहाँ से इसको मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। अब यहाँ से कोई चीज़ भिजवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैंने लिख लिया, अब मुझे ये चीज़ भिजवानी है। भिजवाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट के कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मुझे किस चीज़ को भिजवाना है, यूज़र के वेरिएबल को भिजवाना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यूज़र लिख लूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मुझे दे रहा है एरर, क्यों। ये कॉमन जेएस मॉड्यूल में हम क्या करते थे, कॉमन जेएस मॉड्यूल में हमें जब भी किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना होता था तो हम उसको लिखते थे करली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है। अब मैंने इसको करली ब्रेसिस के अंदर लिख लिया। अब ये हो गया यहाँ से, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। अब यहाँ से एक चीज़ चली गई, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ गई। लेकिन मुझे ये चीज़ मंगवानी है किधर, इस दूसरी फाइल में जिसका नाम है मेन डॉट टी एस। अब वो मैंने चीज़ भिजवा दी, लेकिन मुझे नहीं पता वो चीज़ गई कहाँ पर है। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे वो चीज़ मंगवानी है कहाँ पर, इस फाइल के अंदर जिसका नाम है मेन डॉट टी एस। मंगवाने के लिए हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। अब मुझे बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है तो उसमें क्या यूज़ करूंगा, इंपोर्ट का यूज़ करूंगा। इंपोर्ट ही कहते हैं ना उसको, तो टाइप स्क्रिप्ट में मैं क्या यूज़ करूंगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने आपको दे दी, मैंने आपको बता दिया रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसके साथ बिल्कुल मैच है, तो मुझे कोड मंगवाना है तो मैं किस कीवर्ड का यूज़ करूंगा, इंपोर्ट। अब आपने देखा था इंपोर्ट, किस चीज़ को मंगवाना है, मैंने वहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था। अब मैं जिस चीज़ को भिजवा रहा था साथ में लिख रहा था एक्सपोर्ट के साथ यूज़र। अब मैं मंगवा रहा हूँ उस चीज़ को, तो अब मैं उसके लिए भी क्या लिखूंगा, यहाँ पर दोबारा से लिखूंगा यूज़र, ठीक है। अब यूज़र, अब मुझे इसको बताना है कि मंगवाना कहाँ से है। एक्सपोर्ट तो मैंने कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट को मैंने ये नहीं बोला कि तुमने यहाँ भेजना है, मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता वो चीज़ कहाँ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैंने एक्सपोर्ट की थी वो चीज़ मैं इस फाइल में मंगवाऊँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया इम्पोर्ट यूज़र। लेकिन अब मुझे उसको एक पाथ प्रोवाइड करना है कि यार ये यूज़र तुमने मंगवाना कहाँ से, कौन सी फाइल से लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम लिखूंगा। फ्रॉम के बाद हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। अब इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स सिंपल सा है। आपको कोई चीज़ मंगवानी है किसी फाइल से, ठीक है, आपने इंपोर्ट कर ली, फ्रॉम भी लिख लिया,
फ्रॉम के बाद आप फाइल का नेम जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, और फाइल से पहले क्या करोगे, डॉट स्लैश डाल के क्या करोगे, फाइल का नाम लिख दोगे। अब ये फाइल का नाम आ गया, सही है। मैंने इंपोर्ट कर लिया यूज़र को, ठीक है, फाइल का मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया। और मैंने क्या इंपोर्ट किया, यूज़र किया। अब मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर करा दी, हमाद। अब मैंने इसको मंगवा लिया। अब मैं चाहता हूँ, अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। अब वेरिएबल के अंदर मैंने कोई चीज़ स्टोर करवा दी, तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ प्रिंट करूंगा। एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा वेरिएबल किसी और फाइल में बना है, लेकिन उसको प्रिंट मैं किसी और फाइल में कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने कोड कहीं और लिखा, लेकिन इस्तेमाल में कहाँ कर रहा हूँ, किसी और फाइल में कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये मकसद होता है मॉड्यूल्स का। अब वो कोड मेरा वहां मौजूद है, लेकिन इस्तेमाल में क्या कर रहा हूँ, एक फाइल के अंदर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र। अब बेसिकली मुझे पता है यहाँ पर यूज़र के अंदर क्या मौजूद है, हमाद अली। यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ। अब इस फाइल के थ्रू क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, हमाद अली प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब कंट्रोल जे करूंगा, TSC करूंगा, ठीक है। फाइल मेरी हो जाएगी कंपाइल। अब मैं क्या करूंगा, नोड मेन डॉट जेएस। अब यहाँ बात आती है, मैंने ऐप डॉट जेएस क्यों नहीं लिखा। देखो अब ये कोड मैंने भिजवा दिया कहाँ पे, मेन डॉट टीएस में, ठीक है। अब मेरा ये कोड कहाँ मौजूद है, मेन डॉट टीएस के अंदर मौजूद है, सही है। अब मैं किसको करूंगा, अब मेन डॉट टीएस के अंदर मौजूद है। जब मैंने इसको कंपाइल किया तो मेरा ये कोड कहाँ चला गया, मेन डॉट जेएस के अंदर। आपको पता है जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या होती है, टर्मिनल पे प्रिंट होती है। तो अगर ऐप डॉट जेएस लिखूंगा, वहां तो सिर्फ वेरिएबल है, उसको मैंने कंसोल तो किया नहीं है। कंसोल कहाँ किया, ऐप डॉट जेएस में, सॉरी मेन डॉट जेएस में किया है, मेन डॉट टीएस में किया है। तो मैंने उसको कंसोल कहाँ किया है, मेन डॉट टीएस में किया है। यानी कि मेरा कोड किस में कंपाइल हो गया, मेन डॉट जेएस में हो गया। अब मैं किसको प्रिंट करूंगा, मेन डॉट जेएस को करूंगा ना, जहां मैंने इसको कंसोल किया है। तो मैंने यहाँ किया मेन डॉट जेएस, ठीक है। इसको मैं इंटर करूंगा। इसने मुझे क्या किया, हमाद अली प्रिंट करके दे दिया। क्यों, क्योंकि मैंने उसको मंगवा लिया था कहाँ पे, एक फाइल के अंदर, किसके थ्रू, इंपोर्ट के कीवर्ड के थ्रू। उसको मैंने पाथ बता दिया, इस फाइल से मेरी ये चीज़ उठा कर ले आओ। अब वो चीज़ वो उठा कर ले आया। अब उसको पता था उस चीज़ के अंदर क्या मौजूद है, हमाद अली एक चीज़ के अंदर स्टोर है, वेरिएबल के अंदर। अब सिंपली उस कोड को मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं क्या करूंगा, जो चीज़ मुझे परफॉर्म करनी है इस कोड के साथ वो करूंगा। अब मुझे परफॉर्म क्या करना था, उसको प्रिंट करना था। सिंपल मैंने कंसोल लिखा और उसको प्रिंट कर दिया। अब बात आती है, देखो अब मैंने इस कोड को प्रिंट तो कर दिया। अब मैं इसको देखूंगा ये जावास्क्रिप्ट में ये कोड नजर किस तरह आता है। मैं आया मेन डॉट जेएस में। अब देखो ये कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये वही कोड है जो मेन डॉट टीएस का कोड है, जो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होने के बाद इस तरह नजर आ रहा है। किस तरह, अब यहाँ लिखे ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट्स ईएस मॉड्यूल वैल्यू ट्रू। अब जावास्क्रिप्ट ने पता नहीं इसको क्या से क्या बना दिया। जावास्क्रिप्ट को ये कोड समझ नहीं आया, पता नहीं इसने इसको क्या से क्या बना दिया, ठीक है। अब ये कोड मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब जो मैंने इसको मंगवाया है, ठीक है, वो भी मैंने उसको पाथ जेएस का नहीं दिया, ठीक है। जो मैंने इसको मंगवाया, फाइल को कहाँ से मंगवाया, ऐप टीएस की फाइल से कोड को मंगवाया, सही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट तो उसको पता नहीं किस चीज में कन्वर्ट कर रही है। इसी तरह अगर मैं एक्सपोर्ट को देखूं, एक्सपोर्ट में चलो फिर भी ठीक है। एक्सपोर्ट में फिर भी हमें कुछ ना कुछ समझ आ रही है। लेकिन एक्सपोर्ट में भी अगर हम देखें ना, एक्सपोर्ट के कोड को भी इसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब ये तरीका था 2015 का, जिसमें हम लोग क्या करते थे, कॉमन जेएस मॉड्यूल था जो जावास्क्रिप्ट को देखो समझ आना। जावास्क्रिप्ट जिस चीज़ को समझ नहीं पाती ना, तो उसको क्या करती थी, और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। यानी कि इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट अभी समझ नहीं पाई, तो उसने क्या कर दिया, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और भी ऐड कर दी। लेकिन एक चीज़ आई थी 2020 में। 2020 में क्या हुआ, इस चीज़ को और अच्छा बना दिया गया, ठीक है। अब हमारे पास आए इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको चेंजेस करके हम लोग किसकी चेंजेस करते थे, नोड नेक्स्ट की चेंजेस करते थे, ठीक है। ये जो मॉड्यूल थे हमारे पास ईएस मॉड्यूल से, ठीक है, जो हमारे पास 2020 में आए थे वो थे इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल। बेटर परफॉर्मेंस के साथ कुछ चेंजेस के साथ आए थे। वो चेंजेस क्या थी वो अब हम देखेंगे। अब देखो वो आए थे कब, 2020 के अंदर। तो अब 2020 के अंदर आए थे, आपने देखा था अगर हमें कोई चीज़ लेटेस्ट चीज़ इस्तेमाल करनी है तो हम क्या करते थे, टारगेट चेंज करते थे। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट का टारगेट क्या मौजूद होता था, 2016। अब वो आए थे 2020 में।
तो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, 2020 यूज़ करूँगा। ठीक है, 2020 मैंने यहाँ यूज़ कर दिया। अब मुझे कॉमन जेएस मॉड्यूल तो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कॉमन जेएस मैंने आपको दिखा दिया वो हमारे कोड को क्या कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। तो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, लेटेस्ट यूज़ करूँगा। तो लेटेस्ट उस टाइम पे जब मॉड्यूल्स आए थे तो वो क्या था, नोड नेक्स्ट था। ठीक है, अब मॉड्यूल हम कौन सा यूज़ करें, नोड नेक्स्ट। अब हमारे पास लाइन नंबर 30 है, इसको हम क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे। रेजोल्यूशन में हम क्या कर देंगे, नोड 10 से नोड नेक्स्ट कर देंगे। अब ये तीन चीज़ें चीज़ें मस्ट है। ठीक है, अगर आप इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल को इस्तेमाल करना चाहते हो, आपके पास ये तीन चेंजेस होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आता है पैकेज जेसॉन की फाइल। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ ऐड करनी है, आपको चीज़ ऐड करनी है टाइप। अब एक नई टाइप आई थी। ठीक है, अब मॉड्यूल की पहले क्या टाइप थी, कॉमन जेएस टाइप थी। उसके बाद मॉड्यूल कौन से आए, ठीक है, इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल है। तो इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पैकेज जेसॉन की फाइल में देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, एक कॉमन जेएस और एक मॉड्यूल। कॉमन जेएस पुराना था, अब ये हम नया की नई चीज़ क्या है, ये मॉड्यूल। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये चीज़ ऐड हो गई, टाइप मॉड्यूल भी इसके अंदर ऐड हो गया। यानी कि अब हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी इस हिसाब से, उस हिसाब से जिसमें हम लोग इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल 2020 को यूज़ कर सकते हैं। अब इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कॉमन जेएस मॉड्यूल में क्या फ़र्क है, वो अभी हम देखेंगे क्या होता है। मैंने आपको बोला था, ठीक है, किसी भी कोड को मुझे क्या करना है, एक फाइल से किसी भी कोड को एक फाइल से दूसरी फाइल में भिजवाने के लिए हम एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया था यूज़र का। ठीक है, उसको मैंने वैल्यू असाइन की थी हमाद। जब मुझे उसे एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था, ठीक है, मैं क्या कर रहा था, मैं उसको नीचे लिख रहा था। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट करते हुए अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया। पहले भी मैंने इसको एक्सपोर्ट किया था, अब भी मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं लेट से पीछे लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट। मैंने बोला ये जो तुमने वेरिएबल बनाया इसको क्या करो, तुम एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, अब हमने देखा था, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता ये कहाँ पर चीज़ गई है। लेकिन हमें ये पता है ये चीज़ हमें कहाँ से, किस फाइल के अंदर मंगवानी है। तो हम उस फाइल में आ गए, हमने इम्पोर्ट का कीवर्ड यूज़ किया। मैंने बोला जो यूज़र तुमने, ठीक है, जो यूज़र तुमने एक्सपोर्ट किया था वो तुम मुझे यहाँ पर ला के दे दो, यूज़र फ्रॉम। सिंपल मैंने यूज़र लिखा, ठीक है, फ्रॉम लिखा। अब मुझे मंगवाना है, कहाँ से मंगवाना है, फाइल का पाथ दूंगा, मैं यहाँ लगाऊँ डॉट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक सजेशन दे रहा है डॉट जेएस फाइल की, पहले मुझे दे रहा था टीएस फाइल की। अब ये जेएस फाइल की क्यों सजेशन दे रहा है, मैंने फिलहाल इसको क्या कर दिया, जेएस की फाइल में लिख दिया। ठीक है, जेएस की फाइल में लिख दिया। अब ये क्या हो रहा है, अब ये मुझे जेएस की फाइल का सजेशन क्यों दे रहा है, सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। मैं कंट्रोल जे करूंगा, इसको कंपाइल करूंगा, टीएससी टीएससी करूंगा। तो क्या हुआ, मेरा कोड कंपाइल हो गया, यानी कि जहां मैंने एक्सपोर्ट किया था वो चीज़ कंपाइल हो गई, यानी कि एक्सपोर्ट हो गया। अगर मैं ऐप डॉट जेएस में हूँ, ऐप डॉट जेएस में आप देखो ये चीज़ क्या हो गई है। पहले कोड कितना कॉम्प्लिकेटेड था कॉमन जेएस में, कॉमन जेएस में पता नहीं क्या से क्या चीज़ लिखी थी, हमें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन 2020 के जो मॉड्यूल्स थे इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल, इसमें ऐप डॉट जेएस में जो चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ है जो कि हमारी टीएस की फाइल के अंदर है। कोई चेंजेस नहीं है, जो टीएस की फाइल के अंदर कोड है वही जेएस की फाइल के अंदर कोड है। अब ये बेटर वर्क कर रहा है किससे, कॉमन जेएस मॉड्यूल से। ठीक है, कोड अंडरस्टैंडिंग हो गया, रीडेबल हो गया, समझ आ रही है कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल में भी वही कोड है जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर है। ठीक है, एक तो ये वजह होगी हम लोग इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हैं, सही है। अब दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब जब मैंने इसको एक्सपोर्ट तो कर दिया, इंपोर्ट भी कर दिया, इंपोर्ट के बाद अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, मैं यूज़र लिखता हूँ। अब मैं कंट्रोल जे करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ नोड मेन डॉट जेएस, सॉरी टीएससी करता है, कंपाइल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कंसोल बाद में लिखा है, नोड मेन डॉट जेएस। अब इसने मुझे हमाद प्रिंट करके दे दिया। लेकिन अब दोबारा हम जेएस की फाइल में आएंगे, हम चेक करेंगे अब हमारा कोड कैसे, इंपोर्ट में भी एज इट इज़ वही कोड है जो हमारी टीएस की फाइल में है। अब क्या हो रहा है, इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल हमारे पास क्या कर रहा है, जो कोड हमारा टीएस की फाइल में एज इट इज़ वही कोड क्या कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल में भी कंपाइल कर रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट में अब 2020 में क्या हुआ, इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल में मॉड्यूल की परफॉर्मेंस क्या हो गई, बेटर हो गई। अब ये हो गया
एक कोड को दूसरी फाइल में पहुंचाने का तरीका, फाइल के अंदर उस कोड को मंगवाने का तरीका, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब कोड को भिजवाते क्यों, मंगवाते क्यों, इस बहस में आते हैं, ठीक है। देखो, हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में हमें बोला जाता है आप क्या करो, 4 ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है, 5 फंक्शन बना दो, 4 लूप्स बना दो, इफ एल्स की कंडीशंस बना दो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। अब इतना सारा कोड आ गया एक फाइल के अंदर। अब इस सारे कोड को रीड करना कितना मुश्किल है, इस सारे कोड को मेंटेन करना कितना मुश्किल है, हर चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, मैंने ये किया था, वो किया था, ठीक है। अब मैंने 5 ऑब्जेक्ट बनाए, मैं भूल गया ऑब्जेक्ट के नाम। अब मैं ऊपर जाऊंगा, सारे ऑब्जेक्ट को वन बाय वन देखूंगा, उनकी प्रॉपर्टीज को देखूंगा, क्या हो ऐसा कि ये सारा कोड मेंटेनेबल बन जाए। मेंटेन करने के लिए अब इसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 5 ऑब्जेक्ट में 5 फंक्शन है, ठीक है। इस तरह का हमारे कोड का सिनेरियो, क्या हो ऐसा कि मैं कोड मेरा रीडेबल बन जाए, मेंटेनेबल बन जाए। अगर मैं कहूँ कि मैं ऑब्जेक्ट डॉट टी एस की फाइल बना दूँ जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट बना दूँ, फिर मैं एक फंक्शन डॉट टी एस की फाइल बनाऊँ जिसके अंदर मैं सारे फंक्शन बना दूँ। अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट डॉट टी एस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखूंगा। अब मुझे ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, उसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैं उस ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करूंगा और कहाँ मंगवा लूंगा, एक फाइल के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट को कर लूंगा इम्पोर्ट, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, ये सबसे बड़ी वजह थी मॉड्यूल्स की कि हमारा कोड रीडेबल नहीं होता, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े चंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट्स को अलग कर दिया, फंक्शंस को अलग कर दिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है ये अलग अलग चीज़ें यहाँ यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। अब मैंने एक फाइल पे आया, अब मुझे पता है मुझे पहले ये चीज़ चाहिए, वेरिएबल चाहिए, मैंने उसको इम्पोर्ट किया। अब मैंने देखा मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, अब मैंने उसको इम्पोर्ट किया। अब क्या हो गया, मेरा कोड मेंटेनेबल हो गया और मैं कोड को एक जगह पे सीक्वेंस में लिख सकता हूँ। अब मेन जो मेरी फाइल होगी इसके अंदर सीक्वेंस में बिल्कुल मेंटेनेबल कोड होगा हमारा, ठीक है। और कोड में ज़्यादा स्पेस भी नहीं होगी। अब इतना सारा कोड नहीं होगा, वो कोड होगा जो हमें पता है इन इन फाइल्स में मौजूद है और मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किया, और वो हमें कोड नज़र आ रहा होगा और रीडेबल बन जाएगा, ठीक है। ये वजह थी मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करने की। लेकिन मॉड्यूल्स को इस्तेमाल किस तरह करते हैं ज़्यादातर, अब मैंने ये तो बता दिया एक सिंपल सा वेरिएबल बना के कि इस तरह मॉड्यूल को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें किस तरह की, यहाँ पे तो था एक वेरिएबल, कॉपी किया, नीचे आया। अब मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स को करना है, 1 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ, इसको 3 कर दूँ, इसको 4 कर दूँ, इसको 5 कर दूँ, इसको 6 कर दूँ, ठीक है। अब मेरे पास 6 वेरिएबल्स हैं, इनको मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। मैं यूज़ करूंगा एक्सपोर्ट का कीवर्ड, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इन करली ब्रेसेस का यूज़ करते हो, ठीक है। जिन करली ब्रेसेस से आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, इन करली ब्रेसेस का यूज़ करते हो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब वन बाय वन करके मैं क्या लिखूंगा, यूज़र डॉट यूज़र 1 कॉमा यूज़र 2 कॉमा यूज़र 3 कॉमा यूज़र 4 कॉमा यूज़र 5 कॉमा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन 5 वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करना है, कहाँ पर, इधर, इधर इस मेन डॉट टी एस की फाइल में। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे पता है मैंने उसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैं इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मुझे पता है इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, या मैं उसके अंदर लिखूंगा यूज़र, लिखूंगा यूज़र 1, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैं लिखूंगा इंपोर्ट, ठीक है। अब मुझे एक वेरिएबल को बुलाना है, उस वेरिएबल का नाम क्या, यूज़र 1 है, ठीक है। अब मेरे पास सजेशन दे रहा है। अब इस सजेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा इंपोर्ट होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। ये सजेशन से वर्क करता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब एक एक करके मैं दोबारा से इतना बड़ा लिखूंगा, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3, ये तो कोई तरीका ना हुआ। अब मुझे उन सबको मंगवाना है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि एक ही कोड के अंदर ना उन सबको मैं मंगवा लूँ और इस्तेमाल कर लूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट लिखूंगा। अब उस सारे कोड को मैं चाहता हूँ मंगवाऊँ, ठीक है, सारे कोड को मंगवाऊँ। लेकिन अब क्या ये क्या बात हुई कि मैं इंपोर्ट करते वक्त भी क्या करूँ, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 इतना सब कुछ लिखूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैरिक का। स्टैरिक क्या करता है, स्टैरिक बोलता है अब तुम जो चीज़ मंगवा रहे हो ना, जिस फाइल से मंगवा रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ों को मंगवाने के लिए तुम क्या, किसका यूज़ करो, स्टैरिक का यूज़ करो। स्टैरिक क्या करेगा, जिस फाइल से आप जो चीज़ मंगवाओगे वो सारी की सारी चीज़ें उठा के ले आए, ठीक है।
स्टैटिक का मतलब उस फाइल की सारी चीज़ें आप मंगवा रहे हो। अब मैं एक फाइल की सारी चीज़ें मंगवा रहा हूँ तो मैंने स्टैटिक का यूज़ किया, यानी कि जो वेरिएबल्स मैंने लिखे हैं उन सारे वेरिएबल्स को बुलाने के लिए मैंने यूज़ किया स्टैटिक का। और उसको मैंने वेरिएबल्स को क्या नाम दे दिया, एक नाम दे दिया मैथ का। ठीक है, यानी कि एक मैथ की चीज़ के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। इसको ये समझो आप, मैंने मंगवाया कहाँ से था, उसको मैंने मंगवाया था ऐप कर्ली ब्रेसिस डॉट नोटेशन ऐप डॉट जेएस, यहाँ से मैंने उसको मंगवाया था। तो आप बोलोगे आपने तो उसको नाम दे दिया मैथ का, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे कंसोल करूँ, ठीक है, वेरिएबल का मेरे क्या नाम था, यूजर वन था, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, एज मैथ कर दिया। ठीक है, यानी कि वो चीज़ वो वेरिएबल मेरा कहाँ पर आ गया, मैथ में आ गया, यानी कि मैथ में आकर सेव हो गया। मैं मैथ लिखूंगा, डॉट लिखूंगा। अब जैसे ही मैथ डॉट लिखा मेरे पास सारे के सारे वेरिएबल्स आ गए, यानी कि ये मैथ के अंदर मेरे सारे वेरिएबल्स मौजूद थे। तो मैंने जब भी किसी वेरिएबल को कॉल करना है तो पहले मैं क्या लिखूंगा, मैथ लिखूंगा, फिर डॉट लगाऊंगा। अब मुझे किसको करना है, यूजर वन को प्रिंट करना है। सही है, यहाँ से मैंने क्या करना है, यूजर वन को प्रिंट करना है। मैं क्या करूंगा, यूजर वन लिख दूंगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, TSC नोट मेन डॉट। तो क्या कर दिया इसने, मुझे हमाद प्रिंट करके दे दिया। मैं इसको आपको दिखाने के लिए इसको चेंज कर लेता हूँ, हमाद अली कर लेता हूँ। ठीक है, अभी दोबारा से इसको क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो क्या आ गया, हमाद अली आ गया। ये तरीका था बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इंपोर्ट किस तरह करते हैं, इजीली। ठीक है, इजीली आप एक साथ इस तरह इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने मैथ नाम दिया, इसके अंदर बेशक ऑब्जेक्ट्स थे, फंक्शन थे, आपने जस्ट क्या करना है, पहले मैथ लिखना है। ठीक है, डॉट करना है, आप इसको कोई भी नाम दो, मैंने तो अपनी आसानी के लिए मैथ नाम दिया। ठीक है, एज मैथ। अब एज का क्या यूज होता है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मॉड्यूल्स में। अब अगर आप एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन का नाम रखा यूजर, इसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया टी। टी को मैंने टाइप दी इसकी, टी को मैंने टाइप दी स्ट्रिंग की। मैंने बोला तुम इसको क्या करो, स्ट्रिंग रखो। ठीक है, मैंने फंक्शन की बॉडी दी, फंक्शन की बॉडी में मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया कि मैंने बोला तुम क्या प्रिंट करना, डबल फोर डबल कोटेशन से प्रिंट करना। अब ये चीज़ क्या है, मेरा फंक्शन बन गया। मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना, मैं यहाँ यूज़ करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। मैं डिफ़ॉल्ट का टॉपिक भी यहीं पे आपको कवर करा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कब यूज़ करते हैं, जब आपको एक सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू क्या करनी हो, एक्सपोर्ट करनी हो। देखो, मैं डिफ़ॉल्ट को एक्सपोर्ट के साथ अभी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं फंक्शंस को भी करवा रहा हूँ। फंक्शंस क्या होते हैं, तो साथ में मैंने डिफ़ॉल्ट भी आपको करवा दिया। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट को आप मॉड्यूल्स में कब इस्तेमाल करते हो, जब आपको सिंगल वैल्यू एक्सपोर्ट कर रही हो। ठीक है, और जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो डिफ़ॉल्ट में आपके पास एक एज ये होता है कि आपने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, लेकिन आप इसको इम्पोर्ट किसी और नाम से भी कर सकते हो। किस तरह, मैं यहाँ पर आया मेन डॉट टी एस में, मेरे फंक्शन का क्या नाम था, यूज़र था। मैं यहाँ इम्पोर्ट करूँगा इस नेम के साथ, मैं इसको नाम दे देता हूँ डेटा का, डेटा फ्रॉम। ठीक है, मेरी फाइल का नाम क्या था, डॉट। तो अब क्या हुआ, मेरा जो फंक्शन था उसका नाम क्या हो गया, डेटा हो गया। क्यों, क्योंकि अब मैंने उसको इंपोर्ट इस नेम से किया, डेटा कर दिया। अब जो फंक्शन का जो मैंने उसको एक्सपोर्ट किया था ना, उस फंक्शन को मैंने किस चीज़ से मंगवाया, किस नेम से मंगवाया, डेटा के नेम से, क्योंकि मैंने उसको डिफॉल्ट किया था। अब डिफॉल्ट जब आप किसी चीज़ को सेट करते हो ना, डिफॉल्ट करके एक्सपोर्ट करते हो, तो उस चीज़ को आप किसी और नेम से मंगवा सकते हो। अब अगर मैं कंट्रोल जे करूँ, फिर से उसको कंपाइल करूँ, तो मेरे पास ये एज इट इज़ वही रिजल्ट देगा जो उसने मुझे पहले दिए थे, 44। तो ये काम होता है एक्सपोर्ट का। ठीक है, आई होप आपको एक्सपोर्ट भी समझ आया होगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट सिंगल वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डिफॉल्ट में क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो उसको किसी और नेम के साथ इंपोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है, जैसे कि इसका नाम था यूज़र, ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, तो यूज़र करते हैं। अब इस फंक्शन को मुझे दोबारा इस्तेमाल करना है उसी इंपोर्ट के अंदर। ठीक है, इसी फंक्शन को इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस फंक्शन के अंदर ना कुछ चेंजेस हो जाए। ठीक है, इस फंक्शन का नाम चेंज हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। सही है, फंक्शन यही रहे, बस इसका नाम चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट
इंपोर्ट, नाम क्या था, यूज़र था, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, यूज़र एज, क्या कर दूँ यूज़र को, अब मेरे फंक्शन का नाम था यूज़र था, तो मैं चाहता हूँ इसका फंक्शन फंक्शन का नाम यूज़र ना रहे, इसका नाम कुछ और हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र एज डेटा कर लेता हूँ। अब मेरे फंक्शन का नाम क्या होगा, चेंज होकर क्या हो गया, डेटा हो गया। फ्रॉम पाथ दे दूंगा, पाथ क्या है, डॉट डालूंगा, यस। तो अब ये यूज़र पे मुझे इसने यहाँ पर क्या दे दिया, एरर दे दिया, डेटा इज डिक्लेयर, ये बोल रहा है डेटा इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड मॉड्यूल। सही है, सही है, सही है। जब इसको मैं दिखूंगा ना दोबारा से डेटा, अच्छा इसने मुझे यहाँ पर एक एरर दे दिया, ठीक है, ये एरर इसने क्यों दिया है, क्योंकि मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, मुझे इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब दोबारा से मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, सॉरी, एक्सपोर्ट, जस्ट आप लिखो यूज़र, सही है, यूज़र। अब मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ये एरर मेरे पास हट गया क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड टाइम इसको एक्सपोर्ट नहीं किया था, अब ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया, डेटा हो गया। अब मैं अगर इसके अंदर कोई चीज़ दूँ, ठीक है, जैसे कि मैं इसके अंदर देता हूँ नोमान, ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल जे करूँ, इसको कंपाइल करूँ, तो ये तरीका होता है वेरी अपने फंक्शन को दूसरे नाम से इस्तेमाल करने का, ठीक है, फंक्शन वही काम करेगा लेकिन फंक्शन का नाम क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरह आप चीज़ों के नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, वेरिएबल के नाम भी चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के नाम भी चेंज कर सकते हो। मैंने आपको बताया, आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ मंगवानी है, उनको मंगवा के उनको एक नाम दे दोगे, फिर जब उनको कॉल करना होगा पहले उस चीज़ का नाम लिखोगे, फिर डॉट लगाओगे, तो वो सारी चीज़ें आपके पास शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स। आई होप आपको समझ आया होगा इंपोर्ट किस तरह करते हैं, एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। आपने बस इसकी थोड़ा सिंटैक्स सीखना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आगे जाके ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल होंगी। आगे जाके ये चीज़ें किस तरह इस्तेमाल होंगी, हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट में होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट इसका पेज होता है, ठीक है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। उन पेजेस में एक चीज़ सेम होती है, एक हमारे पास जो हेडर होता है और एक फुटर होता है, ये सेम होता है। अब क्या हेडर और फुटर हम बार बार जाके हर फाइल में लिखेंगे, क्योंकि उनकी फाइल चेंज होती है, होम की फाइल चेंज होती है, कॉन्टैक्ट की, अगर आपने एच टी एम एल सी एस एस किया हुआ है तो आपको पता होगा, तो चेंज होती है। क्या हम बार बार जाके उनको वो करेंगे, बार बार उस कोड को लिखेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपल एक कोड लिख लिया, ठीक है, दूसरी फाइल्स में जाके क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट कर रहे होंगे, सही है। तो ये काम होता है मॉड्यूल्स का। तो आई होप आपको मॉड्यूल्स समझ आए होंगे, सही है। अगर आप बोलो ना कि मैंने सारी चीज़ें मैंने यहाँ से कवर करवा दी हैं वी एस कोड से, तो अगर आप इसको पढ़ोगे ना, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। अब इसके अंदर हर चीज़ मैंने जो चीज़ करवाई है ना, वो मैंने यहाँ से देख कर ही करवाई है, ठीक है, मैंने यहाँ से प्रैक्टिस की थी, तब मैंने आपको वो चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस मल्टीपल चीज़ों को अगर आपने करना है तो कर्ली ब्रेसेस से करोगे, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखो, इंपोर्ट पाई एज, अब देखो मैंने एक वेरिएबल बना दिया ऊपर, ठीक है, पाई का, सही है, ऊपर मैं पाई को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट सॉरी, ऊपर पाई को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पाई का एक मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, 3.14, एक तो उसको मैंने किस तरह इंपोर्ट किया, सबको एक साथ इंपोर्ट कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ पाई को, यार मैं पाई को मैंने चेंज कर दूँ, ठीक है, मैं पाई की वैल्यू को चेंज कर दूँ, यानी कि पाई मैंने वेरिएबल लिखा पाई, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसको इस तरह कॉल ना करूँ, मैं लिखूँ पाई की जो होता है ना सिंबल, उसके साथ उसको मैं कॉल करूँ। तो मैंने क्या किया, मैं नीचे आया, मैंने इंपोर्ट किया, मैंने पाई एज जो पाई का सिंबल था वो लिख दिया। मैंने आपको बताया आप इस वेरिएबल्स के भी नाम चेंज कर सकते हो, आगे जाके फंक्शंस के भी नाम चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के भी नाम चेंज कर सकते हो, कैसे, एज लिखकर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया, डिफ़ॉल्ट किस लिए यूज़ होता है, सिंगल वैल्यू को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में आप क्या करते हो, अगर आप वो चीज़ आपने डिफ़ॉल्ट से एक्सपोर्ट कर दी, अब उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो किसी और नेम के साथ भी, वो भी मैंने आपको करके दिखाया किस तरह होता है। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग रीड कर लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, मॉड्यूल्स का जो भी टॉपिक है हमारा कवर अप हो गया, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं हम लोगों ने डिटेल से देख लिया। तो जो हम लोगों ने अभी तक देखा है उससे हमारी क्या क्या चीज़ें क्लियर होगी, ये हमारा स्टेप 3 भी क्लियर हो गया और स्टेप 3 बी,
इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स जो मैं आपको बार बार बता रहा था, कॉमन जेएस और इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स, ठीक है। जो पहले वाला हमारे पास टैप है वो कॉमन जेएस वाला है, ठीक है, जो उसके अंदर कोड है वो कॉमन जेएस में किस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो है। और ठीक है, जो उसके आगे आगे वाला है वो क्या है, इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स में किस तरह आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो है, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लोगों ने कॉमन जेएस वाला भी कर लिया और इक्मा स्क्रिप्ट वाला भी कर लिया, ठीक है। तो हमारे मॉड्यूल्स तो कंप्लीट हो गए, ठीक है, मॉड्यूल्स को हमने पढ़ लिया। हमारे स्टेप हो गए 3 कंप्लीट। वेट, हमारे स्टेप 3 में इंक्वायरर और चॉक भी है, इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। अच्छा, इंक्वायरर, अगर आपने कोडिंग नाइट्स की प्रोजेक्ट किया तो आपको पता होगा इंक्वायरर क्या होता है, ठीक है। इंक्वायरर बेसिकली एक पैकेज है जो कहाँ पर मौजूद है, एनपीएम पर मौजूद है। अब एनपीएम क्या है, हम कोडिंग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई पैकेज एक बनाते हैं, उसको उस प्रोजेक्ट को हम लोग करते हैं अपलोड, ठीक है, एनपीएम पे। अब जो हमारा प्रोजेक्ट अपलोड हो जाता है ना, तो वो क्या कंसीडर करता है, एक पैकेज बन गया हमारा, कहाँ पे, एनपीएम पे। और उस पैकेज को अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किस कमांड के थ्रू, एनपीएक्स की कमांड के थ्रू, ठीक है। इसी तरह इंक्वायरर भी एक पैकेज है, कहाँ पर, एनपीएम पर, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे कहाँ पर, प्रोजेक्ट्स बनाने में। अब एनपीएम करता क्या है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। आपने देखा था टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपने कमांड लिखी थी, ठीक है। अ, अब आप क्या करोगे, ये जो इंक्वायरर है ना, ठीक है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल किस तरह करोगे, यहाँ पर 2 कमांड्स दी गई हैं। इंस्टॉल करोगे आप npm आई इंक्वायरर से, ठीक है। ये कमांड क्या करेगी, इंक्वायरर को इंस्टॉल करेगी। दूसरी चीज़ है npm आई सेव हाइफन डेव, ठीक है। अब ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड इंक्वायरर की टाइप्स को इंस्टॉल करेगी। तो जब भी आपको इंक्वायरर को इंस्टॉल करना हो या इस्तेमाल करना हो, सबसे पहले आपको ये 2 कमांड्स लाजमी लिखनी होंगी, ठीक है। वीएस कोड में आएंगे, वीएस कोड में आपके टीएस कॉन्फ़िग के टारगेट 2020 तक होना चाहिए, ठीक है, इससे ऊपर ऊपर 2022 तक, सही है। ये नोड नेक्स्ट होना चाहिए आपके पास। और आपके पास यहाँ पर टाइप मॉड्यूल भी ऐड होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, मैं आपको देखना वहाँ पे इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करूँगा। जब आपने एनपीएम से क्या कर लिया, पैकेज मंगवा लिया, इंस्टॉल कर लिया इंक्वायरर, ठीक है। अब इंक्वायरर आ गया, लेकिन आपकी फाइल के अंदर तो नहीं आया, अपनी फाइल के अंदर तो मंगवाना है। अब तो क्या करोगे, आप इंपोर्ट करोगे किसको, इंक्वायरर को, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद। वो किस तरह करेंगे वो देख लेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने पहले से ही ना इन दोनों कमांड के थ्रू इंक्वायरर को इंस्टॉल भी कर लिया और इसकी टाइप्स भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो आप सबसे पहले क्या करना, npm आई इंक्वायरर लिखना cmd पे, उसके बाद दोबारा ये कमांड रन करना, तो कुछ पैकेजेस आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या चेक करना है, आपने पैकेज जेसोन की फाइल में आना है, ठीक है। पैकेज जेसोन की फाइल में आपने चेक करना है यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड हुई है नहीं हुई। 2 डिपेंडेंसी ऐड होंगी यहाँ पर पैकेज जेसोन की फाइल में, ठीक है। अच्छा, जब आप इंक्वायरर को इंस्टॉल कर लोगे पहले इंक्वायरर को, ठीक है, पहली कमांड से, तो आपके पास ये डिपेंडेंसी आएगी 10.0.1, ठीक है, ये इसका वर्जन है। उसके बाद जब आप दूसरी टाइप इंस्टॉल कर लोगे ना, ठीक है, दूसरा इंक्वायरर, जब आप दूसरी कमांड रन करोगे तो आपके पास ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी, कौन सी, उसकी टाइप्स की, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को चेक कर लेना, ठीक है। तो मैंने तो उसको इंस्टॉल कर लिया। अब इसको अब इसको यूज़ क्यों करते हैं ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। इंक्वायरर का बेसिकली काम क्या है, आपको यूज़र से आउटपुट ला के देना, यानी कि यूज़र से कोई सवाल करना, ठीक है, यूज़र जो भी जवाब देगा उसको अपने अंदर सेव करके आपके सामने ला कर रख देना, ठीक है। इंक्वायरर का बेसिकली काम है यूज़र से आउटपुट लेना, किसकी फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, ठीक है। किस तरह लेना, अगर मैं अच्छा, इसी कोड को हम कॉपी करते हैं और समझते हैं कि इंक्वायरर कर क्या रहा है। कॉपी किया, वीएस कोड में इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बोला था इंक्वायरर इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन उसको मंगवाना तो है अपनी फाइल के अंदर। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया उसको, सॉरी इसको पूरा लिखते हैं यहाँ से, सही है। उसको हमने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, कहाँ पर, अपनी फाइल के अंदर। हमने बोला जो इंक्वायरर मैंने इंस्टॉल किया उसको मंगवाओ इधर इस फाइल के अंदर। अब लिख लिया। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वेरिएबल के बाद मैंने लिखा अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आपको पता है क्या करता है, डेटा को सेव करता है, जो उसको डेटा मिलता है उसको अपने अंदर सेव कर लेता है। इंक्वायरर हमारे पैकेज का नाम था जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अवेट क्या होता है, अवेट बेसिकली ये वो चीज़ होती है, ठीक है, आपको पता है आपका कोड क्या मिली सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूटर होता है, इतने फास्ट। तो कुछ इसके अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम लेती हैं। तो अगर हम अवेट का यूज़ ना करें तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट हुए बगैर कोड फिनिश हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अवेट का यूज़ करते हैं।
अब मैंने इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नेम हो गया, टाइप हो गया, चॉइसेस हो गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है इंक्वायरर की इसके अंदर, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। मैंने क्या यूज किया, मैंने नेम यूज किया, नेम मैंने रख लिया एज, यानी कि मैं जो भी चीज कर रहा हूँ उसका मैं नाम दे रहा हूँ एज का, ठीक है। टाइप क्या रखी, नंबर। अब जो यूजर आउटपुट देगा वो क्या देगा, सिर्फ नंबर दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। मैसेज, इंटर योर एज, ठीक है, मैंने उसको बोला कि तुम यूजर को क्या मैसेज शो करना, इंटर योर एज। अब जो भी चीज हम मैसेज में लिखेंगे ना वो यूजर को शो होगी। अब इंटर योर एज यूजर को शो होगी। अब मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में आया, मैंने बोला इंशाल्लाह इन, सिंपल सी चीज लिखी, मैंने बोला 60 माइनस आंसर डॉट एज। आंसर मेरा ये था, वेरिएबल था जिसके अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी एज, मैंने इसको कॉल किया, यानी कि यूजर जो भी एज देगा, ठीक है। अब मैसेज में यूजर से मैंने एज मांगी है, इंटर योर एज। अब यूजर जो भी एज देगा उसका नाम क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने ऊपर दे दिया है। मैंने बोला आंसर डॉट एज, यानी कि यूजर जो भी एज देगा उसको माइनस कर देना किस में से, 60 में से, ठीक है। और फिर लिखना, आगे मैसेज देना, योर एज विल बी 60, फिर आगे मैसेज देना, ईयर्स यू विल बी 60 ईयर्स ओल्ड। यानी कि बेसिकली मैंने एक मैसेज बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी यूजर एज देगा, यानी कि जो मैं से एज लूंगा, जो भी प्रोवाइड करेगा उसको मैं माइनस करा रहा हूँ 60 से। और फिर मैं उसके थ्रू क्या मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, इनशाला इन, जो भी माइनस होकर एज आएगी, इन यू विल बी 60 ईयर ओल्ड, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेगा, अगर कोई 15 एज देता है, 20 एज देता है, उसको 60 में से माइनस करेगा, पिछ 2 एज बच जाएगी, वो उसको बता देगा इतने साल अभी आपको बाकी है 60 साल के होने में, ठीक है। बेसिकली इसका काम ये है। अब कंट्रोल जे करेंगे, TSC लिखूंगा, boot app डॉट js, एंटर करूंगा। अब इसने मुझे मैसेज दिखा दिया, मैंने आपको पहले बोला था जो मैं चीज़ हम मैसेज में लिखते हैं वो आपके पास शो होगी। अब मुझसे ये मांग रहा है एज, अब मैं किस में लिखूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग में, फिर ये क्या करेगा, यू प्रोवाइड अ वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको रन करूंगा, मैंने उसको टाइप क्या किया, नंबर दिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर दे दूँ। 60 में से 33 माइनस हुए 27 रह गई, तो उसने क्या मैसेज प्रिंट करके दिया, इनशाला इन 27 ईयर्स ओल्ड यू विल बी 60 ईयर ओल्ड, यानी कि 27 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे। बेसिकली ये काम होता है इंक्वायरर का, ठीक है। हमने अपने प्रोजेक्ट्स में इंक्वायरर को इस्तेमाल किया किसके लिए, यूजर से आंसर लेने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए। उसको हम क्वेश्चन करेंगे, वो हमें आंसर देगा, उसको हम सेव करके आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरर का ये यूज होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है चॉक। अब ये चॉक क्या होता है, ये भी एक पैकेज है, कहाँ पर, npm पर मौजूद है, ठीक है। इसको भी इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हो, सीधा सीधा लिखोगे npm इंस्टॉल चॉक, ठीक है। मैं आऊँगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको इंस्टॉल करूँगा, इंटर मैंने कर दिया, तो ये पैकेज मेरा हो गया इंस्टॉल, ठीक है। वही चेक करने के लिए मैं आऊँगा पैकेज जेसॉन में, पैकेज जेसॉन में डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है, यानी कि ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आऊँगा app.ts की फाइल में। चॉक को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट चॉक लिखेंगे, चॉक फ्रॉम चॉक, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास इंपोर्ट। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे, इसके कोड में जाएंगे, ठीक है। अब इसने देखो कोई चीज़ दी हुई है, चॉक डॉट ब्लू। अच्छा मैं इसको आपको वैसे ही समझा देता हूँ, जैसे कि हमारा एक मैसेज है, ठीक है। मैसेज में मैंने लिखा इंशाल्लाह, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, TSC, तो मेरे पास ये प्रिंट होकर आ गया। लेकिन अब ये चौक करता क्या है, चौक बेसिकली चौक का काम होता है आपके जो कोडिंग होती है ना उसमें कलर्स ऐड करना, उसको ब्लू लातादाद कलर्स देना, ठीक है। जो उसके अंदर कलर्स होते हैं वो कलर आप इसको किस तरह दे सकते हो, मैंने आपने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर लिखा इंशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो इंशाल्लाह है ना, ठीक है, ये किसके अंदर हो, ब्लू
ब्लू कलर के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा चॉक डॉट लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा ब्लू। मैंने ये तो लिख लिया, लेकिन जो भी चीज मुझे करनी है वो मैं किसके अंदर लिखूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। अब ये चौक क्या करेगा, मेरे इंशाल्लाह को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में। कंट्रोल जे करूंगा, ठीक है, सी। मेरा इंशाल्लाह किस में हो गया, ब्लू में हो गया। इसी तरह आप लोग बहुत सारे कलर्स में इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर है हमारे पास वाइट भी है, ठीक है, ग्रीन भी होगा, ठीक है। बहुत सारे कलर्स के अंदर मौजूद है। बेसिकली चौक का काम होता है आपकी कोडिंग के अंदर कलर्स ऐड करना, ठीक है। अब ये चीज़ भी हमारी हो गई। अब हमारा स्टेप 3 बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसके अंदर मॉड्यूल्स की है, इंक्वायरर की है, ठीक है। इंक्वायरर के बाद हमने चौक कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपने स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 के अंदर मौजूद है यूनियन लिटरल्स, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बहुत आसान भी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे यूनियन टाइप्स क्या होती हैं। यूनियन टाइप्स के बाद देखेंगे नैरोइंग क्या होती है। नैरोइंग के बाद देखेंगे नैरोइंग टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, लिटरल टाइप्स क्या होती हैं। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ये टोटली जो आपके पास एक पूरा यूनियन लिटरल्स का पूरा ना एक टॉपिक है, ये मैं आपको टोटली वीएस कोड पर समझाऊंगा, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। आपने देखा होगा टाइप इन्फेरेंस क्या होता है, इन्फो का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरी इन्फो है ना, इसकी टाइप मुझे क्या शो कर रहा है, स्ट्रिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी टाइप मुझे स्ट्रिंग शो कर रहा है, जबकि मैंने इसको कोई डेटा टाइप नहीं दी, सही है। तो ये क्या होता है, टाइप इन्फेरेंस होता है। टाइप से खुद पता लगाता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, क्योंकि मैंने इसको डेटा प्रोवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसको डेटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तो अब मैं नीचे आऊंगा, अब मैं लिखूंगा इन्फो, अब डॉट डालूंगा। अब जो ये जो सारे मेरे पास शो हो रहे हैं ना, ये किसके मेथड्स हैं, हमारे पास ये मेथड्स हैं इसके, स्ट्रिंग्स के। क्यों, क्योंकि मैंने अब मुझे ये स्ट्रिंग्स के मेथड क्यों दिखा रहा है, बात तो यहाँ पर आती है सर। ये मुझे स्ट्रिंग्स के मेथड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने जो ऊपर वेरिएबल है जिसका नाम इन्फो है, इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर कराई है, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर कराया है। तभी इसने मुझे कौन से मेथड्स दिखाए, स्ट्रिंग के मेथड्स दिखाए। अगर मैं यहाँ पर नंबर स्टोर करा था, अब आ जाते हैं, अब डॉट लगाऊंगा, तो अब मेरे पास ये कौन से मेथड शो करा रहा है, ये नंबर्स के मेथड शो करा रहा है, जो हम नंबर्स पे लगा सकते हैं। टू फिक्स्ड हो गया, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम हो गया। स्ट्रिंग में आ जाता है हमारे पास डॉट टू अपर केस टू लोअर केस, ठीक है, ये होते हैं। अच्छा, अब इनको बताने का मकसद क्या है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आगे जाके इसका एक कॉन्सेप्ट है यूनियन टाइप्स के अंदर, ठीक है। अब यूनियन टाइप्स होती क्या है, लेट यूनियन टाइप्स वो टाइप्स होती हैं जब हमें नहीं पता होता हमारे वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इन्फो के नेम का, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इन्फो का जो डेट वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर कौन सी टाइप का डेटा आएगा। मुझे कंफ्यूजन है किस किस के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और ये जो मैंने साइन लगाया इसको बोलते हैं पाइप। ये आपने पहले भी देखा होगा और ऑपरेटर में, लेकिन इसमें हम डबल यूज करते थे, इसमें सिंगल यूज करें। मैंने यहाँ पे लगाया नंबर, मैंने पाइप का साइन यूज करके, ठीक है, क्या कर दिया, एक टाइप रख दी स्ट्रिंग और एक टाइप रख दी नंबर। यानी कि मुझे कंफ्यूजन है इस वेरिएबल में स्ट्रिंग आएगा या नंबर आएगा, ये एक कंफ्यूजन होगी मुझे। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, नंबर ऐड करूंगा या स्ट्रिंग ऐड करूंगा। अब जब मैंने यूनियन टाइप ऐड कर दी तो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो गई हैं, या मैं इसके अंदर नंबर ऐड कर सकता हूँ या मैं इसके अंदर स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप इसके अंदर स्ट्रिंग के साथ नंबर दोनों ऐड कर सकते हो, नहीं, आप सिर्फ इसके अंदर स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो या सिर्फ नंबर ऐड कर सकते हो। मैंने इसके अंदर ऐड किया स्ट्रिंग मार्क, ठीक है। अब अगर मैं होवर करूं तो मुझे ये दोबारा से दोनों डेटा टाइप दे रहा है, हालांकि मैंने इसको एक डेटा दे दिया है जो कि स्ट्रिंग है, लेकिन फिर भी मुझे स्टिल क्या, दो डेटा टाइप शो कर रहा है, सही है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको यूनियन टाइप दी है। अब मुझे कैसे पता, अब क्या हो गया, अब यूनियन टाइप होगी, ठीक है। यूनियन टाइप को ये होता है मकसद कि इसके अंदर हम कंफ्यूज होते हैं हमने कौन सा डेटा देना है, इसलिए हम डबल डेटा टाइप दे देते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप, फिर हम उसके अंदर डेटा स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डेटा स्टोर करवा दिए, ये डायनेमिक नहीं है, आप याद रखना ये डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक का आगे जाके जिक्र होगा डायनेमिक क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पर हम स्टोर करा दिया। अब तो वेरिएबल को पता चल जाना चाहिए कि यार इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्टिल मुझे क्या शो कर रहा है, दो डेटा टाइप शो कर रहा है, ठीक है।
यूनियन टाइप क्या करती है, उसको दो डेटा उसको बता देती है कि आगे जो यूज़र देगा तुम्हें उसको नहीं पता कौन सा डेटा वो देगा, इसीलिए तुम क्या करो, इसको मल्टीपल डेटा टाइप टाइप लगा के मल्टीपल डेटा टाइप देते हैं। तो क्या करती है, उसको बोलती है जो ये डेटा टाइप मल्टीपल डेटा टाइप दे रहा है, जो भी ये देगा डेटा तुम स्टोर करना, लेकिन चेक करना क्या जो इसने यूनियन टाइप यानी कि जो पाइप लगा के डेटा दिया है, डेटा टाइप दिया है उसी टाइप का डेटा हो। अगर मैं यहाँ पर बुलियन लिखूं तो मेरे पास ये क्या थ्रो करेगा, एरर, बिकॉज क्योंकि मैंने बुलियन की टाइप इसको नहीं दी। यहाँ तक तो बात आ गई यूनियन टाइप को इस्तेमाल किस तरह करते हैं। लेकिन हमने देखा था नीचे एक वर्ड था नैरोइंग। नैरोइंग क्या होती है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखिए नैरोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ों को कम करना, चीज़ों को तंग करना। अब यहाँ पर देखो दो डेटा टाइप है, अगर मैं नैरोइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे करूँ ना तो साफ पता चल रहा है अगर ये दो से एक डेटा टाइप हो जाती है तो हमारे पास क्या होगी, नैरोइंग होगी। अब वो किस तरह होगी, मैंने लिखा इन्फो, आप देखो मैंने लिखा हमाद, ठीक है, हमाद मैंने ऊपर लिख दिया। अब यूजर यहाँ पे मैं होवर करूंगा तो मुझे क्या कर रहा है, दो डेटा टाइप शो कर रहा है हमाद लिखने के बावजूद, जो कि स्ट्रिंग के अंदर है। अगर मैं इन्फो लिखूं, इन्फो के आगे डॉट डालूं, तो मेरे पास अभी कौन से मेथड शो कर रहा है, स्ट्रिंग के मेथड शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर टाइप कौन सी दी है, इसके अंदर डेटा कौन सा दिया है, स्ट्रिंग का दिया है। यानी कि वेरिएबल को इतना तो पता चल गया मैंने इसको कौन से टाइप का डेटा दिया है, तभी इसने मुझे कौन से मेथड शो किए, स्ट्रिंग के मेथड शो किए। अगर मैं ओवर करूँ इन्फो पे तो उसकी टाइप क्या होगी है, सिंगल होगी है। तो इस तरह जब हम मेथड लगाते हैं ना तो हमारे पास वो मेथड शो करता है, स्पेसिफिक मेथड शो करता है। जैसे कि मेरे ऊपर स्ट्रिंग शो करा है, स्टोर करा है, तो उसने मुझे कौन से मेथड शो करा है, इस पर मैंने स्ट्रिंग स्टोर करा है तो उसने मेरे पास कौन से मेथड शो किए हैं, स्ट्रिंग के शो किए हैं। तो जब मैं पीछे आके इसी पे होवर करूंगा तो मेरे पास ये कौन सी डेटा टाइप दिखाएगा, स्ट्रिंग दिखाएगा। तो अब डेटा टाइप दो से क्या होगी, सिंगल होगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, नैरोइंग होगी। लेकिन ये जो नैरोइंग होती है ना ये डायनेमिक वे में नहीं होती, ठीक है। डायनेमिक वे क्या होता है, आप हमारा जो वेरिएबल है डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक का मतलब होता है डेटा चेंज होता रहना, यानी कि अभी स्ट्रिंग है थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद दोबारा चेंज हो जाएगा। तो जो चीज़ बार बार चेंज होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसका नेचर क्या है, डायनेमिक है। तो ये चीज़ हमारे पास डायनेमिक नहीं थी, ये चीज़ हमने खुद स्टोर की थी, ठीक है। अब देख लेते हैं डायनेमिक डेटा क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर ये नैरोइंग किस तरह होती है और यूनियन टाइप्स किस तरह इस्तेमाल होती हैं। अब ये तो देख लिया कि यूनियन टाइप्स कब इस्तेमाल होते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपने डेटा नहीं पता किस टाइप का डेटा हमारे वेरिएबल के अंदर आएगा। लेकिन ऐसा सिनेरियो बनता कब है, वो सिनेरियो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने लेट इन्फो से एक वेरिएबल बनाऊंगा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक नंबर का मेथड, मैथ डॉट रैंडम। अब ये मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके वन के दरमियान दरमियान तक, ठीक है, यानी कि 0.1 से लेके 0.9 तक। मैंने बोला रैंडम वैल्यूज जनरेट करो, कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से लेके 0.9 तक, जो कि काम है किसका, मैथ डॉट रैंडम का। मैथ डॉट रैंडम में लिख दूँ आगे, ये एक मेथड है किसका, नंबर का। मैथ डॉट रैंडम मैंने जहाँ लिख दिया, इसका काम क्या होगा, बस रैंडम वैल्यू जनरेट करना जब जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ। मैंने बोला मैथ डॉट रैंडम अगर ग्रेटर होता है किसके, 0.5 के। अब मैंने एक कंडीशन दे दी यहाँ पे, मैथ डॉट रैंडम आपको पता है जब जब एग्जीक्यूट करूंगा 0.1 से लेकर 0.9 तक कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी। मैंने बोला जो भी वैल्यू आती है अगर वो ग्रेटर देन होती है किसके, 0.5 के। बेसिकली मैंने यहाँ पे यूज किया टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आपको पता है कब इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट कंडीशंस होती हैं इफ और एल्स की, जहाँ पर हम जिसके बिहाफ पे हम किसको इस्तेमाल करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जगह पे हम किसको इस्तेमाल करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने कंडीशन लिख दी। अब टर्नरी ऑपरेटर किस तरह काम करता है, कंडीशन मैंने लिख दी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं जो आउटपुट अभी दूंगा यहाँ पे तो तुम वो प्रिंट करना। मैंने बोला हमारा प्रिंट करना, फिर मैंने लगाया कॉलन। अब टर्नरी ऑपरेटर की अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो किसको प्रिंट करेगा, हमाद को प्रिंट करेगा। अब मैंने लगाया कॉलन, कॉलन के बाद मैं अगर कोई चीज़ दूंगा तो वो क्या होगी, फॉल्स में चली जाएगी, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो तुम ये प्रिंट करना। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 55। इस पूरी कंडीशन का क्या मतलब है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मैथ डॉट रैंडम ग्रेटर देन 0.5, यानी कि मैथ डॉट रैंडम कोई ऐसा रैंडम नंबर जनरेट करता है जो 0.5 से बड़ा होता है, तो तुम क्या प्रिंट करना, हमाद प्रिंट करना। अगर वो छोटा होता है तो तुम क्या प्रिंट करना, नंबर प्रिंट करना जो कि 55 है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के डेटे मौजूद हैं, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर। अगर मैं वेरिएबल पे होवर करूँ, मैंने आपको टाइप इन्फेरेंस पहले बताया, टाइप स्क्रिप्ट खुद डिटेक्ट कर लेता है कि इसके अंदर कौन सा डेटा मौजूद है। अब यहाँ पे दो डेटा मौजूद है,
टाइप स्क्रिप्ट को भी नहीं पता कौन सा डेटा इसके अंदर स्टोर होगा, स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, तो उसने क्या किया, मुझे दोनों की दोनों शो करा दिए। तो ये वो कंडीशंस होती हैं, वो सिनेरियो होता है जहाँ पे हम यूनियन टाइप्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे इसके अंदर नैरोइंग हो पाती है नहीं हो पाती। अब मेरा इन्फो लिखूंगा, ठीक है, डॉट लिखूंगा। अब मुझे इसने कुछ अलग ही मेथड्स दिखा दिए, 3 मेथड्स दिखाए हैं। अच्छा, ये वो मेथड्स हैं जो नंबर पे भी एप्लीकेबल हैं, जो स्ट्रिंग पे भी एप्लीकेबल हैं। ये वो मेथड्स हैं जो नंबर पे भी लग जाते हैं, स्ट्रिंग पे भी लग जाते हैं। अब यहाँ पर ये भी कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन से मेथड दिखाऊं, क्योंकि ऊपर तो 2 डेटा मौजूद हैं। तो इसने वो मेथड्स दिखाया जो दोनों पर एप्लीकेबल हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है, नैरोइंग भी तो करनी है। इसकी नैरोइंग किस तरह होगी? इसकी नैरोइंग के लिए हम यूज करते हैं किसका? टाइप ऑफ का। अब टाइप ऑफ का क्या काम होता है? टाइप ऑफ बेसिकली, अच्छा, इसके लिए हम यूज करते हैं टाइप ऑफ का। अब टाइप ऑफ का क्या काम होता है? टाइप ऑफ का बेसिकली काम होता है आपके वेरिएबल के अंदर जो डेटा मौजूद है उसकी टाइप को मालूम करना, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, जो भी हो, ठीक है। अब मुझे इसकी नैरोइंग करनी है, ठीक है, टाइप ऑफ के थ्रू। वो किस तरह करूंगा? मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ, ठीक है, मैं यूज करूंगा टाइप ऑफ, यानी कि टाइप ऑफ इन्फो, यानी कि टाइप ऑफ इन्फो, एक कंडीशन लगाई, टाइप ऑफ इन्फो अगर इक्वल हुआ किसके? स्ट्रिंग के। तो तुम क्या करना, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है और हमारा प्रिंट होता है, तो फिर हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी? इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको इस तरह डिजाइन किया है। मैंने बोला टाइप ऑफ इन्फो, यानी कि इस वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग आता है, ठीक है, तो तुम क्या करना, कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूंगा, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है? इन्फो। तो जब स्ट्रिंग आएगा, तो अब अगर इसमें कोई मेथड लगाऊं, तो मेरे पास ये कौन से मेथड शो कर रहा है? स्ट्रिंग के शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कब चलेगी? जब स्ट्रिंग आएगा। तो जब स्ट्रिंग आएगा तो मेरे पास कौन से मेथड शो करेगा? स्ट्रिंग के शो करेगा। तो मैंने इसमें लगा दिया टू अपर केस। अगर मैं होवर करूँ इन्फो पे, तो क्या नैरोइंग हो गई? अब 2 डेटा टाइप से क्या हो गई? सिंगल डेटा टाइप हो गई। तो इस तरह हम कंडीशन में टाइप ऑफ का इस्तेमाल करके नैरोइंग करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास इस तरह का डायनेमिक डेटा मौजूद है। अब ये डायनेमिक है, कभी रैंडम नंबर बड़ा जनरेट होगा तो प्रिंट हो जाएगा हमारा, कभी छोटा होगा तो 5। अब चेंज होता रहेगा, होता रहेगा। तो ये क्या है? डायनेमिक है। कोई भी स्टिल एक डेटा नहीं रह रहा, डेटा कंटिन्यूसली चेंज होता रहे। इसको क्या कहते हैं? डायनेमिक कहते हैं। अब आ जाते हैं एल्स। एल्स में आपको पता है, ठीक है, एल्स कब इस्तेमाल करते हैं? जब कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब नंबर प्रिंट होगा। तो तुम क्या करना, लॉग, ठीक है, इन्फो हमारा डेटा था, डॉट लगाऊंगा। अब किसके शो करनी चाहिए? नंबर से मेथड। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है एल्स में। अब इसने मेरे पास कौन से मेथड शो कर दिए? नंबर्स के मेथड शो कर दिए। क्यों? क्योंकि इसको अब पता चल गया कि अब कौन सी चीज आ गई है? नंबर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डॉट करके यहाँ पे लगा दूंगा टू फिक्स्ड। टू फिक्स क्या करता है? हमारी वैल्यू के आगे अगर हमें पॉइंट्स में वैल्यू है तो उसको फिक्स कर देता है, बिल्कुल पॉइंट्स के आगे से वैल्यूज हटा देता है। या अगर वैल्यूज नहीं है, ठीक है, वैल्यूज नहीं है, तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा यार सिर्फ 2 वैल्यू रखना, तो सिर्फ 2 रखेगा। अगर कुछ भी नहीं देता तो ये पॉइंट की हर वैल्यू को हटा देगा आगे से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर बोलता हूँ डबल जीरो, यहाँ पर क्या है, सॉरी डबल जीरो नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा 2, सॉरी। यहाँ पर क्या, डबल 5 है, इसके आगे तो पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है। अब ये क्या करेगा, इसके आगे 2 वैल्यूज लगा देगा। अब ये वैल्यूज तो कोई है नहीं, तो ये क्या करेगा, डबल जीरो लगा देगा। डबल जीरो क्या होता है? फिक्स कर देगा। अगर मैं यहाँ पे डबल 5 पॉइंट ट्रिपल 4 लिख दूँ, तो मैंने यहाँ लिखा 2 लिखा है, तो अब मुझे क्या आउटपुट देगा? डबल 5 पॉइंट डबल 4, क्योंकि मैंने यहाँ 2 लिखा है। अगर मैं 2 से यहाँ पे सिंगल 1 कर दूँ तो मुझे क्या देगा? डबल 5.4 देगा। क्यों? क्योंकि मैंने आगे सिर्फ 1 लिखा है। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू देना। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये खुद से क्या कर देगा? 0 लगा देगा वहां पे। अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दी, जैसे कि मैंने 2 दिया, मैंने बोला 2 डिजिट इसके आगे तुमने लगाने हैं, तो ये क्या करेगा? मैंने अगर ये सारे 4 हटा दूं, सिर्फ डबल 5 है, ठीक है, आगे कोई वैल्यू नहीं है, ये खुद से पॉइंट लगा के आगे डबल जीरो ऐड कर देगा, ठीक है। वैसे अगर पॉइंट्स को कम करने के लिए, पॉइंट्स के आगे जो डिजिट हो उनको कम करने के लिए टू फिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आगे हम लोग खुद से ऐड करने के लिए, ठीक है, डिजिट्स को टू फिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज़ होगी। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे,
और इन्फो को प्रिंट करेंगे। कंट्रोल चेक करेंगे, TSC करेंगे, तो क्या हो गया, रैंडम नंबर बड़ा जनरेट हुआ 0.5 से। उसकी जगह क्या हुआ, कंडीशन चली मेरी इफ की कंडीशन ने क्या किया, हमार प्रिंट किया, किसमें, अपर केस में। क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन में क्या बोला था, अगर हमाद आता है यानी कि स्ट्रिंग आता है तो तुमने क्या करना है, जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी, जब ये आएगी तभी तो इफ चलेगा, तो क्या करना, उसको अपर केस में कर देना। इसने हमाद को अपर केस में कर दिया और नीचे क्या कर दिया, जो भी इस वेरिएबल के अंदर चीज स्टोर थी उसको प्रिंट कर दिया, यानी कि हमाद। अगर इसको मैं मजीद दोबारा कंपाइल करूं, दोबारा से इसने हमाद कर दिया, यानी कि फिर से रैंडम नंबर क्या हुआ, बड़ा आया था। इस बार इसने क्या कर दिया, नंबर कर दिया। तो मैंने टू फिक्स लगाया था, टू फिक्स मैंने आपको बताया क्या कर देता है, आगे वैल्यू बढ़ा देता है, 0.0 कर दिया। यानी कि मैंने टू फिक्स की ब्रैकेट में 1 लिखा था, तो उसने क्या कर दिया, 0.0 कर दिया। तो इस तरह ये डायनामिक डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन बन गई थी, इसके अंदर क्या सिचुएशन बन गई थी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई थी कि अब मुझे नहीं पता कौन सा डेटा आएगा, ना टाइप स्क्रिप्ट को पता है। तो टाइप स्क्रिप्ट ने खुद से क्या इन्फेरेंस किया कि दो डेटा टाइप्स हैं, या स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी। तो अब इसकी नैरोइंग किसकी मदद से की, इफ एल्स की कंडीशन में टाइप ऑफ की मदद से की। तो ये तो चीज होगी हमारी यूनियन टाइप्स। ये हमारा कौन सा टॉपिक कवर हो गया, यूनियन टाइप्स का। अब आ जाते हैं लिटरल टाइप्स। लिटरल टाइप्स क्या होती हैं, लिटरल टाइप्स भी बिल्कुल यूनियन टाइप्स की तरह ही होती हैं, लेकिन इसमें सिनेरियो थोड़ा चेंज होता है। यूनियन टाइप में आपने क्या किया था, यूनियन में आपने किया था स्ट्रिंग प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, स्ट्रिंग दे दिया, उसके बाद पाइप्स का साइन लगा के आपने क्या किया, नंबर दे दिया। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, यूनियन टाइप के अंदर आप डेटा दे रहे हो, लेकिन लिटरल टाइप के अंदर क्या दे रहे हो, आप वैल्यूज ही दे रहे हो। यानी कि जो हम वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कराते हैं, आप क्या करते हो, लिटरल टाइप में वो डेटा ही दे देते हो। किस तरह दे देते हो, जैसे कि इज इक्वल्स टू मैंने लगाया, ठीक है। मैंने बोला तुम क्या करना, डबल टू स्टोर करना, ठीक है। सॉरी सॉरी, इसके अंदर वैल्यूज ही दे देते हो। किस तरह, कॉलन लगाया, ठीक है। मैंने बोला डबल टू, डबल थ्री, डबल फाइव। अब मैंने तीन वैल्यूज इसको दे दी, ठीक है। जिस तरह डेटा टाइप देते हैं, मैंने लिटरल टाइप में इसको तीन वैल्यूज दे दी, ठीक है। डबल टू, डबल थ्री, डबल फाइव। इसका मतलब होता है, जैसे कि हम डेटा टाइप देते हैं ना, हम बोलते हैं कि इस डेटा के अलावा कोई डेटा ना आए। मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे दी। अब यहाँ पे मतलब है इस वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो सकती। किस तरह, मैं आऊंगा डबल थ्री लिखूंगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डबल सिक्स लिखूंगा, स्टोर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिटरल टाइप लगा दी, उसको बता दिया कि तुम सिर्फ इसी डेटा को स्टोर कर सकते हो जो मैंने दिया है। और वो डेटा क्या है, डबल टू है, डबल थ्री को कर सकता है, डबल टू को कर सकता है, और डबल फाइव को कर सकता है, ठीक है। और कोई डेटा दूंगा तो क्या कर देगा, मुझे एरर शो दे देगा। तो ये होता है लिटरल टाइप। और जो हमने पीछे किया था वो था यूनियन टाइप, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी, यूनियन टाइप की भी समझ आई होगी, लिटरल टाइप की भी समझ आई होगी। लिटरल टाइप तो बहुत आसान है। ये इस कोड में एक दफ़ा आ जाते हैं, ठीक है, रेपो में। अच्छा, हमने टोटल दो स्टेप्स कर लिए हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स की है, इंक्वायर की है, ठीक है, चॉप की है, यूनियन टाइप्स की है, ठीक है, लिटरल टाइप्स की है। इसका कोड चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद है। ये मैं आप करा चुका हूँ, ठीक है, दो डेटा टाइप देके ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये देखो, ये होती है लिटरल टाइप। मैंने एक बनाया वेरिएबल एज का, ठीक है, एज का वेरिएबल, और आगे मैंने उसको क्या दे दिया, डेटा टाइप नंबर दे दी, और मैंने ये दो चीज़ें स्टोर करा दी। मैंने बोला या ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, उन्होंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को टाइप दे दी नंबर। नंबर के बाद वो क्या करें, दो वैल्यूज इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इसको आगे देखते हैं। कॉपी किया, यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली आपको वो क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको एक डेटा टाइप भी दे दी है और दो लिटरल्स टाइप दे दिए हैं, यानी कि इसके अंदर नंबर आ सकता है और स्ट्रिंग में सिर्फ ये दो वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। अब उसको वो रीअसाइन कर रहा है। अब वो रीअसाइन करते हुए हम लोग सिर्फ
कौन सी चीज़ें दे सकते हैं स्ट्रिंग में, ये डायरेक्ट दे सकते हैं और अननोन दे सकते हैं। इसके अलावा हम कोई चीज़ रीअसाइन नहीं कर सकते। किस तरह, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एज, ठीक है, एज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँ अमान, तो मेरे पास ने क्या कह दिया, एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर से दो लिटल टाइप लगा दी, मैंने बता दिया डायरेक्ट और अननोन स्ट्रिंग में आना चाहिए, इसके अलावा कोई डेटा स्ट्रिंग में नहीं आएगा। और एक डेटा टाइप दे दिया नंबर, जब डेटा टाइप मैंने नंबर दे दिया तो मैं इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एज इज इक्वल टू 44, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह भी काम करता है यूनिक, हम लोग डेटा टाइप के साथ साथ लिटरल टाइप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप नंबर दे दी और दो लिटरल टाइप दे दी, ठीक है। आ जाते हैं आगे। ये मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर लगा के दिखाया था, ठीक है, ये किस तरह काम करता है, ये भी हमारा हो गया, सही है। तो तकरीबन हमारा यूनियन टाइप भी हो गया और लिटरल टाइप भी हो गया। स्टेप 3 को भी हमने कवर कर लिया और स्टेप 4 को भी कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टेप 5 को कवर करेंगे, ठीक है। स्टेप 5 थोड़ा हमारा डिटेल